हेलो, गुड इवनिंग मिस्टर दिनेश पटेल। कैसे हैं आप? गुड इवनिंग सर। बहुत अच्छे हैं सर। जी। अ, आज हमारे जो गेस्ट हैं यहाँ पर जो आए हुए हैं, ये हमारे ग्रुप के एक बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। और ग्रुप के तो हैं ही, मतलब ग्रुप मेंबर हैं, लेकिन ये इनका प्रोफेशन जो है वो डॉक्टर का है। और ही वर्क्स वेरी वेल। इस पर हम और भी बातें करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं। दिनेश पटेल जी, आप प्लीज़ अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए। थैंक यू सर। मेरा नाम दिनेश पटेल है और मैं जी। हरिद्वार के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूँ। मेरे गांव का नाम बातू सैनी गाँव पड़ता है मेरा। और मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ। मेरी स्कूलिंग सब यहीं पे हुई है जी। मोस्टली। तो मैं वैसे घर से बहुत ज़्यादा बाहर ही रहा हूँ। ओके। तो अभी मेरा प्रोफेशनल है कि मैं मेडिकल इमरजेंसी केसेस ही देखता हूँ, ट्रॉमा सेंटर वाले सारे जितने केसेस होते हैं वही मेरा वर्क का फील्ड है मेन। ओके। उत्तराखंड में जैसे हरिद्वार आपने बताया, तो हरिद्वार में किस हॉस्पिटल में आप वर्क करते हैं? हरिद्वार में मेरा अभी मेट्रो हॉस्पिटल है, मेट्रो एंड ट्रॉमा हार्ट ओके। इंस्टीट्यूट है। उसकी इमरजेंसी में। ट्रॉमा के किस तरह के केसेस? आई थिंक मेंटल ट्रॉमा की बात कर रहे हैं। नहीं नहीं, ट्रॉमा होता है जैसे कि एक्सीडेंटल केस होता है। ओके ओके। हेड इंजरी, लाइक हेड इंजरी हो गया है एक्सीडेंट में से। ज़्यादा ओपन वुंड इंजरी होती है जो। ओके। फिजिकल ट्रॉमा की बात कर रहे हाँ, फिजिकल हैं। ट्रॉमा ओके जो ओके। है। कितने कब से आप वर्क कर रहे हैं इसमें? मतलब डॉक्टर का प्रोफेशन आप कब से आपने ज्वाइन किया था? मेरा वर्क स्टार्ट हुआ था 2016 से। मैं इसी फील्ड में हूँ। हम्म। वैसे तो मेरा फाइनल हुआ था 2018 में, पर मैं 2016 से ट्रेनिंग से कंटिन्यू कर रहा हूँ। इंटर्नशिप से आप कंटिन्यू कर रहे इंटर्न। हो? ओके, यानी कि आपने फील्ड में डॉक्टर चुना था एमबीबीएस या फिर कुछ और, कोई और डिग्री? मैंने BMS हुआ था। अच्छा, बीएमएस से। ओके ओके ओके, बढ़िया बढ़िया। बैकग्राउंड तो आपका साइंस ही रहा होगा, तभी आप ऐसे फील्ड में आए, है ना? हाँ, बायोलॉजी। 10th के बाद जी तो जी जी। बायोलॉजी आ जाए। जी जी। बाद में आप सिविल सर्विस के प्रिपरेशन की तरफ आपका डायरेक्शन मतलब इंक्लिनेशन गया। वजह क्या थी? मतलब फील्ड आपका डॉक्टर का, बैकग्राउंड साइंस, और फिर सिविल सर्विसेज। एक्चुअली क्या है ना सर, कुछ केसेस ऐसे हो जाते हैं तो हमें इस तरफ अट्रैक्ट करता है। ओके। एक्चुअली क्या है ना, मैं गाँव कभी कभी गाँव जाता था तो हम्म गाँव में कुछ लोगों का ऐसा होता था कि उन्हें उनके राशन कार्ड वगैरह नहीं बन रहा है। हम्म। मतलब उनका जो ये प्रधानमंत्री PM आवास योजना है उनसे जी। उनका घर नहीं हो पा रहा है। उस ग्राम प्रधान क्या करता था, उसमें से उन लोगों के पैसे खाता था, जैसे बोलते हैं ना कि गाँव में बोलते हैं, पैसे खा लिए। राइट। तो जितना भी ग्राम PM आवास योजना से आता था पैसा, उसमें से कुछ पैसा ग्राम प्रधान अपने पास, सेक्रेटरी, ग्राम प्रधान, ये सब लोग खा लेते थे उनका पैसा, अपने पास रख लेते थे। तो वो लोग कहते थे कि सर हमारे पास पूरा पैसा ही नहीं आ रहा है। तो ओके। जब मैंने चेक किया, मैं गया, मैं अधिकारियों से मिला, मैं SDM DM सर सबसे मिला, तो मेरे को लगा कि हाँ यार, प्रोफेशनल इज वेरी बेस्ट। यहाँ मैं यहाँ लोगों को उनका हक दिला सकता हूँ। यहाँ की जी। योजना बनती है उन्हें सही से इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ कि वो लोगों के पास जाए और लोग उसका सही से इम्प्लीमेंट करें, लोगों को उसका पूरा योजना का लाभ मिले। तो मैंने ये सोचा कि हाँ यार, इस फील्ड में जाने के बाद कुछ अच्छा जी जी। करेंगे। बहुत अच्छी सोच है आपकी। तो इसकी जो प्रिपरेशन है, आप सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन है, आपने स्टार्ट कैसे किया? सर एक्चुअली क्या है ना, मेरे भैया प्रोफेसर है, यहीं पे कॉलेज है। हम्म। तो उसमें प्रोफेसर है, पहले वो करते थे। मैं उन्हें देखता रहता था, तो मेरे पास उतना टाइम नहीं होता था, क्योंकि मैं इंटर्नशिप और हॉस्पिटल का वर्क और अपनी पढ़ाई का ज़्यादा पड़ जाता था बर्डन। तो मैं हम्म। सोचता था कि भैया यार वैसे ही लगे रहते हैं, मैंने क्या करना है। तो मैं धीरे धीरे भैया के पास बैठना स्टार्ट किया, तो उन्होंने मेरे को बताया कैसे कैसे क्या करते हैं। फिर हम्म। मेरा इंटरेस्ट थोड़ा हुआ, फिर धीरे मेरे पास इतना टाइम नहीं होता था कि मैं मैनेज नहीं कर पाता था। जी जी। फिर धीरे धीरे मैंने मैनेज करना स्टार्ट किया कि अभी 4 घंटे मैं ड्यूटी जाता हूँ, जैसे जैसे मॉर्निंग में 4 घंटे वहाँ निकालता हूँ मैं, और 4 घंटे मैं घर आने के बाद करता हूँ। तो उसमें भी मतलब 7 घंटे में पूरा प्रिपरेशन के लिए दे देता बढ़िया बढ़िया। ये जान के बहुत अच्छा लगा कि अपने प्रोफेशन के साथ साथ जो आप वर्क करते हैं, उसके साथ साथ भी आप तैयारी के लिए भी समय निकाल पा रहे हैं। क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है, या हमारे ग्रुप में सबको पता है आपके बारे में, आप अपने प्रोफेशन को लेके काफ़ी ड्यूटीफुल, काफ़ी रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति हैं। और इमरजेंसी सिचुएशन में भी, मतलब आपके साथ चाहे कुछ भी हो, लेकिन आप अपनी ड्यूटी को नहीं छोड़ते। ऐसा हमने देखा है, उस पर हम आगे भी बात करेंगे।
लर्निंग डिवोटी से आप कब जुड़े थे? लर्निंग डिवोटेड से आई थिंक मैं 2020 से 19 में जुड़ा था। एक्चुअली जब मैंने 2020 में ही बनाई थी, तो 2020 आई थिंक बिगिनिंग से हाँ अपने आप जुड़े होंगे। 2020 में मैंने मुन्नाल सर की क्या हुआ कि मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखी, मुन्नाल सर की वीडियो। तो मैंने उसे फॉलो किया और फिर मैंने फॉलो करके वहाँ पे मैसेज डाला, तो आपने वहाँ पे शायद लिंक डाला था। जी जी। मैंने आपसे बात भी की थी जी यूट्यूब के थ्रू। जी। तो फिर मैं वहाँ से कनेक्ट हुआ करेक्ट लर्निंग करेक्ट ड्यू। करेक्ट। लर्निंग डिवोटी में आके आपको कैसा लगा फिर? लर्निंग ड्यूटी में मेरे को सारा कंटेंट वहीं पे मिला जो मेरे को कंटेंट चाहिए था, क्योंकि उससे पहले तो मैं ऐसे भटक रहा था कि मेरे को पता ही नहीं कि क्या करना है। 6 महीने तो मेरा ऐसा रहा कि मुझे पता ही नहीं कि मैं कभी इससे पढ़ रहा हूँ, कभी उससे पढ़ रहा हूँ, कभी किसी जी यूट्यूब जी चैनल से जो भी कंटेंट आ रहा था उससे। तो यहाँ पे जी एक मेरे को लगा कि हाँ, एक डिसिप्लिन के साथ सब चीज़ आपने प्रोवाइड कर रखा है और सारे मेंबर्स बहुत अच्छे हैं, जी सब जी, ये तो सही है। डिसिप्लिन है और और एक क्योंकि अच्छे हम उसमें। सब ने मिलके ही वो सारा कंटेंट हमने ही मिलके बनाया है, आपने बनाया है, आपने भी कुछ कंटेंट बनाया, हम सब ने मिलके बनाया है। वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करते थे, कैसे करना है, कैसे क्या करना है। हाँ, ये कह सकते हैं आपकी शुरुआत मेरी रही, लेकिन ये भी है कि मैं अकेले इतना दूर नहीं लेके आया। सच बात है। ओके। नहीं नहीं सर, आपने बस आपका सहारा मिला, हम बाकी आपके पीछे पीछे सब लोग। सही 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 है। आ, एक बात मुझे याद आई, जैसे आप 2020 में जुड़े थे, तो क्योंकि 2020 के टाइम में कोरोना आ गया था अच्छे से, और मुझे अच्छे से याद है कि आप कोरोना टाइम में भी अपनी ड्यूटी से पीछे नहीं हटते थे। आपके पास जैसे ट्रॉमा का केसेस आता था, उस टाइम में आपके पास कोरोना के भी केसेस आने लगे थे। तो जब वो कोरोना के केसेस आते थे, आप उसको कैसे हैंडल करते थे? ऐसे कुछ बातें तो हमें पता ही है, दर्शकों को भी बताना है। कोरोना का फेस देखो ऐसा फेस था कि उसमें हमें खुद भी नहीं पता था कि हमें करना है क्या है, क्योंकि एकदम से ऐसी महामारी आपके सामने खड़ी है और आप ट्रॉमा को देखने वाले बंदे और आपके सामने कुछ आप सिम्टम्स को ट्रीटमेंट कर रहे हो। तो अब जी। भाई अगर आप ट्रीटमेंट भी कर रहे हो सिम्टम्स, ऐसा होता है कि इतना आपका पेशेंट रिकवरी कर रहा है, एक रिकवरी चांसेस अच्छे चल रहा है उसका, एकदम से उसका कार्डियक अरेस्ट में पेशेंट जा रहा है और आपकी पूरी मेहनत वहाँ बर्बाद हो जा रही है। आपको हम्म। पता ही नहीं कि कब वो फॉल डाउन जा रहा है, कब उसे ब्लैक फंगस हो जा रहा है। वो सिचुएशन ऐसी थी कि मैं मानता हूँ कि मुझे खुद नहीं पता था कि मैं कल के दिन जिंदा रहूंगा या नहीं रहूंगा। मैं खुद सोचता था कि मैं आज जा रहा हूँ कि कल के दिन मैं रहूंगा कि शायद मेरे को हो जाएगा। अब मेरे को कई बार हुआ भी है, पर मैंने एक चीज़ की मैं बता रहा हूँ इस फील्ड यहाँ पे, मैंने कभी टेस्ट नहीं कराया। अगर मैं टेस्ट करा देता तो मेरे को क्वारंटीन कर देते, वो मेरे को राइट। घर में रहना पड़ता। जी जी जी। फिर मैं सही है। अपने आप को क्वारंटीन कर लिया कि हाँ 7 दिन के लिए मैंने क्वारंटीन किया, मेडिसिन वगैरह खाई, फिर उसके बाद में रूम ड्यूटी ज्वाइन किया। क्योंकि उस टाइम पे हमारे पास डॉक्टर भी बहुत कम थे, फिर स्टाफ ही नहीं था हमारे पास। ओके। अब स्टाफ क्या था कि बहुत से लोग ऐसे थे कि फोबिया टाइप का हो गया था लोगों के अंदर। मैं खुद भी अपनी कॉलोनी में जाता था तो बहुत कुछ लोग अच्छे भी थे कि हाँ जो सपोर्ट करते थे कि हाँ यार ये अच्छा बंदी का इस चीज़ को इस फील्ड में है, ड्यूटी कर रहा है अपने अच्छे से, जी। यहाँ इसे थोड़ा सा उत्साहित करना चाहिए। और कुछ लोग ऐसे थे कि जो हमारे घर आना भी बंद कर दिया था कि हाँ यार इसका लड़का तो वहाँ जाता है और कभी ये कोरोना पूरे उसमें फैला दे कि हमारी पूरी कॉलोनी में हो जाए। तो मैं भी अपने घर वालों से कह रहा था कि जब तक ये चला है मैं बहुत दूर रहा हूँ। मैं अपने अलग कमरे में लेटा रहता था, कोई किसी से कोई कांटेक्ट नहीं है, सिर्फ बस मतलब वो फेस ऐसा था कि बहुत ही गंदा फेस था लाइफ का मतलब। मैं समझ सकता हूँ। एंड सोशली कटे रहना भी मेंटल ठीक नहीं होता। मतलब आप साइकोलॉजिकल लेवल पर आपको थोड़ा सा अजीब लगता है कि लोग आपसे दूरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरह से यूं समझिए कि मार्जिनलाइजेशन हो रहा है आपके साथ, उस टाइम ऐसा फील होता होगा। इवन जिनको कोरोना पोजीशन होता होगा उनके साथ भी ऐसा ही कि 14 दिन के लिए उनको कहीं अलग कमरे में बंद कर दिए। इट हैड हैपेंड। हाँ, उनके लिए कोरोना का क्या होता काल। था कि बिल्कुल। कहिए। पूरा एक हॉल बना बना हुआ था हमारे यहाँ, बहुत 10 से 12 हम्म बेड एक उसमें हॉल में होते थे। हम्म तो उन लोगों के वाइटल्स वगैरह लेने होते थे, और हम्म, वाइटल्स लेने के लिए पीपीपी किट पहनना सबसे ज़्यादा पहने, जी। क्योंकि वो किट पहनने के बाद अगर आपने एक बार पहन लिया तो आप उसे हम्म। उतार नहीं सकते। क्योंकि अगर उतारेंगे तो फिर आपको दूसरी पीपीपी किट पहननी पड़ेगी, राइट उसे राइट। फेंकना पड़ेगा, क्योंकि आप दोबारा यूज नहीं कर सकते उसे। करेक्ट। बिलीव नहीं करोगे, इतनी गर्मी में उसे पहनना ये सबसे बड़ा टास्क है। करेक्ट। और फिर लोगों का ट्रीटमेंट करना, लोग बेचारे उस टाइम पे इतना पैनिक थे, उन्हें खुद नहीं पता था कि उनके साथ हो क्या रहा है।
उनका ऑक्सीजन लेवल, एसपीओ2 लेवल बहुत कम जा रहा है। हम्म। और सेकेंड वेव तो इतना गंदा सीन था कि सेकेंड वेव में इतने लोगों का मैं बता सकता हूँ, मुझे खुद भी वो था कि कैसे हम लोगों की हेल्प नहीं कर पाए, क्योंकि हम्म। सेकेंड वेव में हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर ही अवेलेबल नहीं था। करेक्ट करेक्ट। और गवर्नमेंट ने जितना ज़्यादा जितना करना चाहिए था, गवर्नमेंट ने उतना अच्छे स्किल पे करा, मतलब अच्छे स्किल पे सपोर्ट नहीं किया है लोगों का, क्योंकि लोगों के पास कुछ है ही नहीं था उस टाइम, हॉस्पिटल के पास भी स्टाफ नहीं था। और सेकंड वेव का इतना खतरनाक होता है कि ब्लैक फंगस भी उसके साथ चल रहा है। अगर आप स्टेरॉइड दे रहे हो पेशेंट को तो उसके साथ ब्लैक फंगस हो जा रहा है। करेक्ट तो करेक्ट। पेशेंट अगर रिकवरी के मोड पे पहुंच भी रहा है तो उसके बाद उसे कार्डियक अरेस्ट में चला जा रहा है। उसके बाद कितनी आप मेहनत कर रहे हो सिर्फ एक अच्छे लेवल पे कि हाँ, वो सही हो गया, फिर जी अचानक से अगर आपका पेशेंट कोलैप्स हो जाता है तो बहुत दुख होता है उसका। जी। तो कभी कभी तो लगता था कि हाँ यार, हमारी गलती की वजह से, हमारी वजह से पेशेंट का फॉल डाउन हो रहा है। अपने आप पे गिल्ट होता था कि यार हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, उसके बाद भी हम बचा नहीं पा रहे हैं किसी के बच्चे को, किसी की माँ को, किसी के भाई को। मतलब वेरी पेनफुल आपके सामने कंडीशन थी मेरी। सिचुएशन काफ़ी सारा डिफिकल्ट आया होगा कि कई सारे पेशेंट्स आए होंगे और आप उनको ना बचा पाए होंगे। रीज़न ये भी रहा था कि आप या आप जैसे डॉक्टर्स को इसके बारे में कोई जानकारी शुरुआत में थी भी नहीं। वैक्सीनेशन तो अगले साल से 2021 से लगना शुरू हुआ ना। तो शुरू में तो सिम्टम्स पर ही वर्क करना था। आपने जैसे बताया स्टेरॉइड देने के बाद वो कार्डियक अरेस्ट में चला जाता था, ब्लैक फंगस हो जाता था। उसका मैं दर्शकों को थोड़ा सा बता दूं, जैसे जब भी कोरोना वायरस हमारे लंग्स के एल्वियोली तक अटैक करता है ना, तो एल्वियोली के सैक के अंदर म्यूकस ज़्यादा से ज़्यादा सिक्रीट होता है। म्यूकस जब सिक्रीट होता है तो जो ब्लड वेसल से ब्लड आके ऑक्सीजन एक्सचेंज करने वाला है हमारे लंग्स से, उस टाइम पर क्या होता है, म्यूकस उस ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सचेंज को रोक देता है। अब ऑक्सीजन जो लंग्स में है वो तो हार्ट के ब्लड तक तो गया ही नहीं। और ब्लड का वर्क क्या है कि आरबीसी का जो वर्क है ऑक्सीजन को सप्लाई करके पहुंचाना सेल्स तक। अब ऑक्सीजन आपको मिलेगा नहीं क्योंकि बीच में लेयर आ गया म्यूकस का। म्यूकस को कम करने के लिए स्टेरॉइड का इंजेक्शन दिया जाता था, या स्टेरॉइड के टैबलेट्स या जैसे भी वो दिया जाता। अब म्यूकस को अगर खत्म करते हैं, आप ध्यान से समझिएगा, म्यूकस जब खत्म होता है तो वो जो म्यूकस है कन्वर्ट हो जाता है एक तरह से सॉलिड ब्लैक कलर के चीजों में, जिसको हम ब्लैक फंगस कह रहे हैं। अब वहां पर वो रुकावट हो गई ना, आई थिंक मैं सही जा रहा हूँ। अब हार्ट को पंपिंग जी। करना है कॉन्टिन्यूअसली, ऑक्सीजन मिल नहीं यस। रहा है, तो एक टाइम बाद हार्ट पर प्रेशर ज्यादा बन जाएगा, इस वजह से कार्डियक अरेस्ट हो जाता था। ये रीजन था। फर्स्ट वेव की बात करते हैं। पहले वेव में जो 2020 में आया था, उस टाइम बहुत सारे ओल्ड पीपल की डेथ ज्यादा हो रही थी, राइट। यस। सेकेंड वेव में यंग पीपल की ज्यादा डेथ हो रही थी। ये डिफरेंस क्यों आया था, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। फर्स्ट वेव इतना ज़्यादा पैनिक फुल नहीं था एक्चुअली। क्या था ना, उसमें लंग्स में इन्फेक्शन तो हो रहा था पर वो रिकवरी के चांसेस ज़्यादा हो रहे थे। हम्म। अब जो ओल्ड एज बंदे थे, अब इम्यूनिटी सिस्टम उनका वीक हो जाता है। हम्म। फर्स्ट जो वेव थी वो सिर्फ इम्यूनिटी पे खेल रही थी। ओके। जिसका इम्यूनिटी अच्छा है वो रिकवर कर जा रहा था, और जिसका इम्यूनिटी अच्छा नहीं है वो फॉल डाउन कर जा रहा था। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ऐसा वो था कि हाँ ओल्ड बंदे ज़्यादा ही डेथ हुए हैं उसमें, हम्म। यंग बंदे भी उसमें गए हैं। करेक्ट पर करेक्ट। जिसकी मल्टीपल डिजीज थी उस टाइम पे, कि हाँ भाई किसी को अगर शुगर है, कोई सांस की बीमारी चल रही है उसके साथ साथ, हम्म। या हार्ट की बीमारी इसके साथ साथ है, तो हम्म। मल्टीपल डिजीज में पेशेंट को बचाना मुश्किल हो जा रहा था। क्योंकि राइट। निमोनिया जैसे ही हुआ पेशेंट, क्योंकि निमोनिया जैसे हुआ पेशेंट को तो हार्ट का वैसे ही लंग्स ऑक्सीजन अब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा था सही से, हम्म। तो वैसे ही सिकुड़ना स्टार्ट हुआ लंग्स। और इसमें क्या होगा उसके बाद पोस्ट कोविड फाइब्रोसिस। पोस्ट कोविड फाइब्रोसिस में क्या होता है कि उसमें लंग्स में थोड़े थोड़े छेद हो जाता है, जो वो लाइफ टाइम के लिए रहते हैं। और ऑक्सीजन से ही वो होते हैं, फिर लाइफ टाइम है तो ऑक्सीजन पे चला जाएगा पेशेंट, या फिर कोलैप्स कर इवन जाएगा। लंग्स के आसपास जो ब्लड होता है ना, वो छेद के सहारे वो ब्लड अंदर एंटर कर जाएगा, या आसपास जो पानी भरा होता है वो लंग्स में घुस जाएगा। और लंग्स में उससे हवा के अलावा कोई और तत्व नहीं जाना चाहिए, तो ये डेंजरस होता है। वो बहुत ठीक ज़्यादा है। वो था। अब सेकेंड वेव में क्या था कि सेकेंड वेव में आपको पता ही नहीं था कि ये सेकेंड वेव में कौन सा वायरस क्या है, कितना इसका इफेक्ट है, कैसा जी। है। अब सेकेंड वेव में हमने क्या किया, हमने क्या सभी हॉस्पिटल ने किया है कि उन्होंने स्टेरॉइड बहुत ज़्यादा चलाया। हम्म। अब
जब नॉर्मली मेडिसिन के यहाँ भाई पैरासीटामोल वगैरह से नहीं खत्म हो रहा है तो फिर डॉक्सीसिलीन वगैरह इंजेक्शन चला देते हैं, ये टैबलेट कैप्सूल वगैरह, तो एजिथ्रोमाइसिन वगैरह भी बहुत ज़्यादा लोगों ने खाई है उस टाइम पर। हम्म। तो जब नहीं रिकवर कर रहा था तो उस केस में क्या किया लोगों ने, स्टेरॉइड चलाया, और स्टेरॉइड से क्या हुआ कि ब्लैक फंगस हो गया और कार्डियक ब्लैक अरेस्ट। फंगस बना है और कार्डियक अरेस्ट के केस बहुत ज़्यादा है, तो ये यंग एज वाले बंदों को ज़्यादा हुआ है। जी। फर्स्ट वेव या सेकंड वेव जब भी रहा, हमें ये जानकारी तो अच्छे से थी आपके बारे में, तो हम सब तो जानते ही थे उस टाइम। दर्शकों को बता दूं, उस टाइम जब कोरोना काल चल रहा था, तो हमारे जो दिनेश डॉक्टर जी हैं, इनके राइट लेग आई थिंक फ्रैक्चर हुआ था आपका। यस। और राइट लेग फ्रैक्चर है, प्लास्टर चढ़ा है, लेकिन उस टाइम भी ये डेली हॉस्पिटल आते थे। पर डे ये 2 बार पीपीई किट पहनते थे, मतलब उनको करना है काम। और उनको शायद ये बोला भी जाता होगा कि अब छुट्टी ले लो, पैर आपका टूटा हुआ है, क्यों आप आ रहे हो। बट ये अपनी ड्यूटी से पीछे भागते ही नहीं थे। हमने भी कई बार इन्हें समझाया कि अरे दिनेश भाई, थोड़ा सा ठीक हो जाओ तब आप आना। ये नहीं मानते थे, डेली जाते थे, पीपीई किट पहनते थे। आप सोचो कि फ्रैक्चर्ड लेग है, पीपीई किट पहनना उतनी गर्मी में। और उसके बाद जैसे इन्होंने बताया कि पीपीई किट अगर आपने एक बार पहन लिया और आपको किसी वजह से उतारना पड़ा, तो फिर दूसरा ही पीपीई किट आपको पहनना पड़ेगा। ऐसी सिचुएशन में भी इन्होंने अपना काम बखूबी निभाया। इवन मुझे याद है बहुत कम सोते थे, मतलब मेरे से तो बात कंटिन्यू इस ग्रुप के हर मेंबर से हुई है, तो इनसे भी मेरी बात होती रहती थी। मुझे पता रहता था कि ये 3 घंटे सोए, चाहे 2 घंटे सोए, 4 घंटे भी सोए, लेकिन ये अपना काम ज्यादा से ज्यादा समय ये हॉस्पिटल में बिताते थे, ये हमें पता लगा। इवन हमें भी जब कोरोना का खतरा महसूस होता था, सिर्फ मुझे ही नहीं, ग्रुप में जितने भी मेंबर्स थे, सब हम सब मिलकर कंसल्ट करते थे। मतलब आप यूं समझो कि ये जो ग्रुप हमारा, या इंस्टीट्यूट जो हमारा लर्निंग डिवोटी बना था, ये सिर्फ और सिर्फ सिविल सर्विस प्रिपरेशन के लिए नहीं था। ये डायनामिक चीजें मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन के साथ साथ हमारा ग्रुप जो है, ऐसी छोटी और बड़ी हर समस्या पर बात करता था। हमारे ग्रुप में दिनेश भाई के अलावा एक और कैंसर हॉस्पिटल में वर्क करने वाले डॉक्टर हैं, डॉक्टर ओम प्रकाश नरवने। आई विल ट्राई कि मैं उनसे भी एक बार बात करूं, वो थोड़ा ज़्यादा बिजी रहते हैं। कहने का मतलब ये है कि हमारे ग्रुप में एक से एक बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, जिनसे हमें अलग अलग समय पर अलग अलग तरह का हेल्प मिलता रहा है। इनमें से एक हमारे दिनेश डॉक्टर जी। तो सिर्फ और सिर्फ सिविल सर्विस प्रिपरेशन नहीं कि केवल पढ़ाई 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 चल रही है, छोटी से बड़ी समस्या हर चीज़ पर बात करना। हाल ही की बात है, मतलब हमारे ग्रुप में एक व्यक्ति हैं जिन्हें थोड़ा सा स्लीप डिसऑर्डर है, ठीक है, मैं नाम नहीं लूंगा यहाँ पे। स्लीप डिसऑर्डर मतलब इंसोमिया उनको, ठीक है। और एक और बात मुझे याद है, दिनेश डॉक्टर खुद, इनकी एक फ्रेंड को भी ऐसा कुछ था, साइकोलॉजिकल थोड़ा परेशान थी, क्या था एग्जैक्ट बताइएगा जरा। उसका क्या होता था कि वो जैसे ही रात होती थी, जब हम्म, अकेला फील करती थी, वो रोना स्टार्ट कर देती थी। जी। और हेडेक बहुत ज़्यादा होता था उसे, तो हम्म, मतलब डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा थे। उस डिप्रेशन आप कह कंडीशन सकते में हैं। थी कि अपने हाथ वाथ काटने वाला सीन था उसका, कि कट वगैरह मारती थी। समझ सकते तो फिर मैं कनेक्ट हुआ उससे, मैंने उसे समझाया, फिर मैंने हैं। उसे जी। पूरी थेरेपी वगैरह का वो कराया, तो अब जी। तो बेटर है वो पहले से। जी। तो अभी जिनको स्लीप डिसऑर्डर है, अभी उनका काउंसलिंग मैं कर रहा हूँ, तो पिछले 1 साल से उन्हें ये प्रॉब्लम है और उनको दवाई भी लेना पड़ रहा है। तो बात यह है कि हमारे ग्रुप में ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे लोग हैं जो सबकी हेल्प कर देते हैं। पर्सनली मैंने भी उनकी काउंसलिंग अभी की है, तो पिछले कुछ दिन से उनकी तबीयत ठीक है, उनको दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है। और डॉक्टर दिनेश ने अपनी फ्रेंड के बारे में मुझे सजेस्ट किया था, तो आई वॉज रेडी टू ट्रीट हर डिप्रेशन, बट दिनेश डॉक्टर ने खुद ही हेल्प कर दिया उनका, एंड वो ट्रीटमेंट उन्होंने कर दिया, ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ऐसे हम सब मिल करके एक दूसरे की छोटी से बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। नॉट ओनली सिविल सर्विसेज की हम बात कर रहे हैं, हाँ, 2021 की एक बात है। फैमिली है। राइट राइट, एक फैमिली की तरह आप यूं कह सकते हैं, 100+ मेंबर्स है, एक फैमिली की तरह एक दूसरे के बारे में हर तरह से हेल्प करते हैं, चाहे फाइनेंशियल हो चाहे कुछ भी हो। मतलब मैंने बोला ना, छोटी से लेकर बड़ी समस्या तक हम लोग एक दूसरे से ही कहते हैं और एक दूसरे की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं बिना किसी जजमेंट के। मतलब मैंने पहले भी इंटरव्यूज में बताया है कि हम में से किसी को भी एक दूसरे को समझाना नहीं पड़ता है कि तुम्हें ऐसा बिहेव नहीं करना था, वैसा नहीं करना था। वी ऑल आर डूइंग वेरी ग्रेट जॉब, एंड हेड्स ऑफ टू यू दिनेश डॉक्टर जी, आप बहुत ब्यूटीफुल व्यक्ति हैं।
एक और मैं किस्सा आपको बताता हूँ, 2021 का ही है, जब यंग लोग बहुत ज़्यादा डेथ हो रही थी उस समय। जैसे 2020 में मैंने बताया पीपी किट पहन के, 2021 तक, क्योंकि अभी तक ये डॉक्टरी का काम करते हैं, आज भी मैं बता रहा हूँ कि बहुत कीमती समय निकाल करके यहाँ बैठे हुए हैं। इन्हें अभी तुरंत इस इंटरव्यू के बाद तुरंत हॉस्पिटल इनको जाना है, इनकी ड्यूटी वहाँ स्टार्ट हो जाएगी। तो इमरजेंसी सर्विसेज में रहते हैं, मान लेते हैं कि अभी इनको अगर फ़ोन आ गया तो इनको जाना पड़ जाएगा। तो 2021 में, वो मुझे मंथ याद नहीं सर, जून या जुलाई का मंथ चल रहा था, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। हमारे एक एजुकेटर हुआ करते थे, ऋषिकेश दुद्धत सर, यू नो, रिमेम्बर? हाँ। हमें याद है, हम आप मतलब हम आपसे कांटेक्ट में थे, आप हरिद्वार में थे उस टाइम, दिल्ली नज़दीक था। हम लोगों ने बहुत ट्राई किया उनके लिए ऑक्सीजन बेड अरेंज करने का, बट वी कुड नॉट डू इट। एंड रात को 12 या 12, सवा 12 हो रहा था और हमें खबर मिलती है कि ऋषिकेश सर इज नो मोर। दैट वाज वेरी हार्टफुल फीलिंग। मतलब बहुत हर्ट हुए थे हम लोग, यार यार हम उनके लिए अरेंज कर रहे थे लेकिन कुछ कर नहीं पाए। और नॉट ओनली कि सिर्फ उनके लिए, हम सब ग्रुप में जो हैं उनके परिवार में भी किसी न किसी के साथ कुछ प्रॉब्लम रही थी, और हम सब ने ट्राई किया था किसी को ऑक्सीजन बेड, ब्लड देने का, हर तरह से हम लोग कोशिश करते रहते थे। तो हमारा ग्रुप ऐसे वर्क भी करते रहा था अलग अलग जगह पर जहां पर भी वो मौजूद थे। अ, दिनेश सर, लर्निंग डिवोटी जैसे बना था और अब तक ये चल रहा है, और मैं मानता हूं कि आपके साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि पढ़ाई के लिए वक्त थोड़ा कम निकाल पाते आप, ठीक है? बिल्कुल। लर्निंग डिवोटी के बारे में थोड़ी सी बातें करनी है। आपको यहाँ पर 3 साल, पिछले 3 साल में आप थे, आपके एक्सपीरियंसेस कैसे कैसे रहे अब तक? तो मेरा लर्निंग डिवोटे का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि मेरे को जितने भी बंदों से मैंने अट्रैक्शन किया है, मैंने बात वगैरह किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो बंदे बहुत ही डिसेंट बंदा है। बहुत मैच्योरिटी उनकी बहुत हाई है, और ऑफिसर बनने लायक है सारे बंदे जितने भी हैं। यहाँ ये कल के दिन अगर किसी ऑफिस बनते भी हैं, ऑफिसर बनते हैं, तो ये बहुत अच्छा करेंगे, मतलब इस लेवल से बहुत अप लेवल तक जाएंगे ये लोग। और हमेशा से भी बंदे बहुत सीरियस रहते हैं। जैसे हमारी कुकी है, कुकी कभी कभी ग्रुप में आती है, बट फिर भी वो भी बहुत सीरियस है। हम्म। अभी हमारे 2-3 मेंबर अभी एक्टिव नहीं है, जैसे गौरव भाई भी अभी एक्टिव नहीं लगते मेरे को। राइट। और स्थिति मैम तो खैर, उनका जब से लास्ट अटेम्प्ट हुआ है उसके बाद से उनका कोई उसके बाद वो एक्टिव नहीं है। कांटेक्ट हो ही नहीं पाया कि वो कहाँ है। मतलब वो से फॉल डाउन हमारे साथ हुआ कि 2020 में जैसे हमने स्टार्टिंग का प्री दिया, उसके बाद हमारा सिलेक्शन ही नहीं हुआ, तो हम सब हम्म। ये कैसे फेस में थे कि यार हुआ ही नहीं, क्या करेंगे, हमारा हो ही नहीं रहा है। 2021 में भी ऐसा ही हुआ हमारे साथ, क्या यार अब भी नहीं हुआ है, ऐसे चलेगा ऐसे। मतलब हम्म। बहुत ज़्यादा टूट गए सब लोग कि हाँ, अलग ही डिप्रेशन लेवल हाई हो रहा है कि यार, मतलब कुछ इसके बाद कुछ रहा ही नहीं है, क्या इसके बाद कुछ बचा ही नहीं। लेकिन फिर हम एक ट्रैक पे आए दोबारा, अब दोबारा से स्टार्ट किया हमने। जी। अब जैसे वहां से नीचे से फॉल डाउन किया, हम नीचे गए, फिर जीरो से स्टार्ट करना है दोबारा। चल रहा है हमारा, बहुत स्ट्रगल कर रहा है, हर बंदा स्ट्रगल कर रहा है ग्रुप का। बाकी कंटेंट तो हर कोई, हर सभी बंदे इकट्ठा करके कंटेंट देते हैं। बाकी नवदीप भाई का बहुत अच्छा रोल है कि नवदीप भाई ने हम सबको एक साथ जोड़ के रखा है फैमिली की तरह, कि हम एक जी। साथ इकट्ठा किया है। जैसे कि हम इस ग्रुप में इस प्लेटफॉर्म मिला, हमें अच्छा प्लेटफॉर्म है। जैसे अभी हमारे यहाँ 3 सिलेक्शन भी हुए हैं। सचिन भाई का भी मैंने इंटरव्यू देखा, सचिन भाई बेस्ट इंटरव्यू, किशन भाई, और एक मैम शायद श्वेता मैम का भी दोडिया आया है, मैम, लेकिन श्वेता उनसे धोतिया बात मैम। नहीं हो पाई है, उनका इंटरव्यू जल्दी लाऊंगा। वो तो थोड़ा अभी बिजी हमारे हैं यहाँ आई थिंक। हमारे ग्रुप से सिलेक्शन होने स्टार्ट हो गया। हाँ। राइट। तो धीरे धीरे सबका हो ही जाएगा लगभग। और एक अच्छे भविष्य के है कि हाँ, देश के लिए कुछ अच्छा ही करेंगे। अपने करेक्ट। लिए करे ना करे, पर देश के लिए अच्छा करेंगे। क्योंकि इन लोगों में अपने लिए करने की कोई वो नहीं है, पर हाँ, दूसरे के लिए करने की बहुत ज्यादा है। करेक्ट करेक्ट, सही है। हम लोग अपने लिए तो करते ही हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं करते, लेकिन हम लोग अपने लिए इसलिए कर रहे हैं ताकि हम दूसरों के लिए करने का हमें मौका मिले ज्यादा से ज्यादा। जैसे आप प्रोफेशन, डॉक्टर के प्रोफेशन में आए, तो आपने अपने लिए उस समय पढ़ाई कर ली। अब आप सच में, आप अपनी ड्यूटी को पूरी तरह से निभा रहे हैं कि चलो जो भी केसेस आएगा आई विल सी। मुझे याद है, मतलब आपसे तो बात रेगुलर हमेशा से हुई है।
आपके साथ केसेस रहा, आप कुछ केसेस का मुझे पिक्स भी भेजते थे। जैसे आपने ओपन वुंड इंजरी बताया ना, एक्सीडेंट हुआ, हाँ सर। मांस फट के हड्डी बाहर आ गई, ऐसे केसेस भी मैंने मतलब देखा है। मतलब आपने फोटो जो भेजा था वो मैंने देखा। लेकिन आप इस केस को भी कितना पेशेंटली हैंडल करते हैं। हमारे ग्रुप में कुछ लोग हैं जिनसे मेरी बात हुई थी, तो वो लोग डॉक्टरी प्रोफेशन इसलिए पसंद नहीं करते क्योंकि खून देख के या फिर हड्डी देख के या मांस का टुकड़ा ऐसा फटा हुआ देख के उनको चक्कर आता है, या फिर आई बिलीव, मतलब केवल इस ग्रुप की बात नहीं है, कई ऐसे लोग होंगे जिनके साथ ऐसी समस्या होती होगी कि उनको खून देखना, ये बोन्स देखना, शायद ये उन्हें पसंद नहीं आता हो। बात पसंद हाँ की नहीं होगी, ऐसा होता होगा नहीं, कि जैसे एक तरह से आ, इतना सेंसिटिव अंदर से कि उनको ये फील हो जाता होगा वो फटा हुआ या फिर कटा हुआ देख के कि मेरा कट गया क्या, ऐसा होता है ना। और इसलिए वो इतने सेंसिटिव हैं कि उसको अपने दिल से बहुत ज्यादा लगा लेते हैं, शायद उन्हें इस वजह से चक्कर आ जाता होगा, और शायद इसलिए वो प्रोफेशन वो चुन नहीं पाते। तो एक बहुत बड़ा प्रोफेशन है, मतलब मैं यूं कहूं कि डॉक्टर का प्रोफेशन बहुत पेशेंस वाला प्रोफेशन है। इसलिए शायद उनके साथ जो जुड़ने आते हैं उनको पेशेंट बोला जाता है, क्योंकि सामने जो आपको ट्रीट कर रहा है उसमें पेशेंस बहुत है। फिर क्या ना, पेशेंस इसमें रखने होते हैं। अब आप हाँ, ये देख लो, इमरजेंसी में कोई आप केस आया, राइट अब राइट। साथ वाले बंदे को लगता है कि हमारे पेशेंट का सबसे पहले ट्रीटमेंट होना चाहिए, उससे जी पहले जी अगर हम दूसरा केस ट्रीट कर रहे हैं जी तो उस केस को छोड़ के हमें उस केस पे जाना चाहिए, जबकि हमने दूसरा बंदा लगा दिया है कि वो आइटम्स वगैरह सब ले रहे हैं कंटिन्यू। जी। अगर डॉक्टर उसे देखने नहीं आया है तो वो लोग पैनिक हो जाते हैं कि डॉक्टर ने क्यों नहीं देखा है, जबकि वहाँ पे सब वेल एजुकेटेड एक्सपीरियंस होल्डर बंदे रहते हैं इमरजेंसी में। करेक्ट। एक अच्छी टीम रहती है पूरी, हम्म। उन्हें पता है कि कैसे हैंडल करना है। हमारा काम ये है कि हमें कैसे हैंडल करना है, उसकी ब्लीडिंग रोकनी है, वाइटल्स वगैरह स्ट्रगल करना है, उसके बाद दूसरी टीम को दे देना है। जैसे कि हम्म। हमारा ट्रोमा का केस है, तो हम ऑर्थो डॉक्टर को बुलाएंगे कि सर आपका केस है, एक बार आप विजिट कर लें। बाकी वो हमें बता के जाएंगे कि हाँ नोट्स डालेंगे कि हाँ ये चीज़ें कर दो, हम्म। स्लैब लगा दो, जो भी करना है वो सब चीज़ें कर दो। तो हम करेंगे, नर्सिंग वाले बच्चे करेंगे, सब मतलब अच्छी टीम के साथ करते हैं। पर लोगों के हम्म। अंदर अगर थोड़ी सी भी हमसे क्या गलती हो जाती है, हर किसी से गलती हो जाती है, तो पहले तो वो हमारे सामने हाथ जोड़ रहे होते हैं, तो वो फिर हमें मारने के लिए तैयार खड़े होते हैं। मतलब पब्लिक इतना होती है हाँ, कि कभी कभी उनके वो लिए संभल नहीं पाते। हाँ। वो बाद में उन्हें फील होता होगा, बट कभी कभी ऐसा सिचुएशन उस आ टाइम, जाती है। जी, उस टाइम वो आक्रोश में रहते होंगे कि अरे डॉक्टर ये मरीज ऐसे पड़ा हुआ है, तुम क्या कर रहे हो, तुम कुछ कर नहीं रहे हो, ऐसा वो सोच रहे होंगे ना। और इसलिए वो हाँ आपको यही होता है मारने ना। के लिए आपके पीछे पड़े रहते होंगे कि अरे यार डॉक्टर को बुलाओ, कौन है, कहाँ है। लेकिन आपको पता है कि मैं जो ट्रीटमेंट कर रहा हूँ अभी इसको क्या रिक्वायरमेंट है। समटाइम्स वही। पब्लिक जो है, जो आम पब्लिक होती है, एक तरह से यूं समझिए थोड़ा सा इनोसेंट कहें, या कभी कभी यूं कहें कि अनअवेयर है। थोड़ा सा एजुकेशन, थोड़ा सा पेशेंस चाहिए पब्लिक में भी। ऐसा नहीं कि आप एक कॉमन पीपल की तरह इस तरह से आप आ जाओ। थोड़ा समझो कि अगर डॉक्टर पर थोड़ा भरोसा भरोसा करो, अगर कुछ ट्रीटमेंट कर रहा है तो सोचो कि हो सकता है कुछ कर रहा हो। ये मैं कह सकता हूँ कि होता है, कभी कभी ऐसे भी केसेस आते हैं जहाँ पर डॉक्टर अच्छे नहीं होते। लेकिन सारे डॉक्टर तो ऐसा नहीं होता, थोड़ा सोचना पड़ेगा। अवेयरनेस की जरूरत है। अवेयरनेस की बात पर ध्यान आया मुझे, आपको ऐसा लगता होगा कि भारत में जो आम पब्लिक है वो अपने हेल्थ के बारे में अवेयर या कॉन्शियस नहीं है, या है तो बहुत कम है, ऐसा कह सकते हैं। या जैसे किसी को बुखार हुआ, बुखार के पीछे का कॉज उसको नहीं पता, बस सिम्टम देखा कि टेम्परेचर मेरा हाई है, और वो चला गया पैरासीटामोल खाने। तो ये नुकसान कर सकता है ना। पैरासीटामोल का सबसे गंदा साइड इफेक्ट, बिल्कुल। ये आपके लीवर को, अगर पैरासीटामोल की ओवरडोज हो जाती है तो ये हम्म। आपके लीवर को एकदम से फेल कर देगा। जी। सबसे गंदा जो हम साइड इफेक्ट मानते हैं तो पैरासीटामोल का, जो सबसे ज्यादा खाई जाने वाली टेबलेट है, हम्म। लोग बड़े आराम से खाते हैं। तो कुछ भी हो, थोड़ा सा टाइम लगे कि बॉडी में हेडेक है, सब चीजें की हम्म। बॉडी हेडेक हो रहे हैं, तो उसके बाद खा लीजिए। जी। 500 mg खा रहे हैं, 650 mg खा रहे हैं, तो तुरंत कभी पता नहीं लगी कि यहाँ अचानक से हो जाए, तो मतलब बहुत गंदा साइड इफेक्ट है। मैं कहता हूँ लोग अवॉइड करनी चाहिए कुछ चीजें ना। जी। एक और दवाई का नाम लूंगा जिसका एडवर्टाइजमेंट आता भी है, सैरिडॉन।
जैसे सारी। मैं जिस स्कूल में वर्क करता या पहले भी वर्क करता था, मैंने देखा है ऐसा। स्कूल में आपको पता, फर्स्ट एड के लिए कुछ चीज़ों का दवाई रखा जाता है। अब वहां पर दवाई क्या रखा, जो प्रेजेंटली मैं जिस स्कूल में हूँ और पहले भी था, वहां पर यही दवाइयाँ थी। जैसे बुखार है तो पैरासीटामोल रखिए, पेट दर्द है तो उसके लिए भी कुछ मुझे याद है मैं मेगा पेन या फिर कुछ रखते होंगे, या मैं 40 5 साल से। में भी नाम मुझे ध्यान नहीं, बट सैरिडोन पता है, सर दर्द है तो सैरिडोन रख दिए। हाँ, पेट दर्द के लिए पुदीन हरा रखते थे, चलिए पुदीन हरा तो थोड़ा ठीक भी है। लेकिन बुखार के लिए पैरासीटामोल और सर दर्द के लिए सैरिडोन, ये हाल की घटना मैं बता रहा हूँ। लास्ट वीक स्कूल में एक बच्ची को हेडेक हुआ, 8वीं क्लास की लड़की, ठीक है। तो वो हेड डाउन करके लेटी हुई थी। मैं बोला क्या हुआ? बोला सर हेडेक हो रहा है, हम नीचे जाके आराम करें। बोले आओ कर लो आराम। बोले नीचे देख लेती हूँ दवाई है या नहीं। दवाई कौन सा दवाई यहाँ मिलता है? बोले कि सैरिडोन देते हैं ना, वो नीचे एक अकाउंट्स में कोई सर है, सैरिडोन देते हैं। सैरिडोन? बोले कौन सा था? मतलब हेडेक अगर है तो क्या बर्दाश्त हो सकता है कि नहीं? कुछ हेडेक बर्दाश्त कर सकते हैं, इतना तेज हेडेक की तो कुछ होता है कि जो बर्दाश्त के बाहर हाँ, होता है, तो पर अगर बर्दाश्त के बाहर होता है तो नॉर्मली कर सकते सैरिडोन, बिल्कुल, तो सैरिडोन की बजाय अगर बर्दाश्त के बाहर है तो घर फोन कर दूं, घर चली जाओ, डॉक्टर को दिखा लो। नहीं सर सैरिडोन खा लेंगे ठीक हो जाएंगे। चलिए ठीक है। कभी कभी इन लोगों को पैरासीटामोल दिया जाता है बुखार में। मैंने एक बार क्लास में स्पेशली मैंने बोला कि कोई पैरासीटामोल ना खाए। मैं दर्शकों को यह बता दूं जो लोग सुन रहे हैं, अगर आप 3 महीने तक पैरासीटामोल खाते हैं कॉन्टिन्यूअसली तो आपके डेथ होने की चांसेस है। रीजन, पैरासीटामोल में जो ड्रग है वो उसका नाम है डाइक्लोफेनाक। आप कभी पढ़िएगा उसके इंग्रेडिएंट्स में, उसमें एक ड्रग मिलाते हैं डाइक्लोफेनाक। ये डाइक्लोफेनाक जो ड्रग होता है ना, इससे वल्चर का एक्सटिंक्शन हो गया है, मतलब इतना ये डेंजरस ड्रग है। अगर आप कॉन्टिन्यूअसली 3 महीने तक डेली पैरासीटामोल खाते हैं तो चांसेस है कि आपकी डेथ हो जाएगी, या तो बहुत बड़ी बीमारी होगी। आपको लगता है कि आपको नहीं फीवर है, एक्चुअली। आप पैरासीटामोल खा लीजिए, आपका बॉडी का टेम्परेचर तो आपने डाउन कर दिया, लेकिन वो बुखार अगर किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हुआ होगा तो बॉडी तो टेम्परेचर इसलिए बढ़ाती ना ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाए। आपने क्या किया, बॉडी को ठंडा कर दिया, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो जिंदा रहेगा। अब वो कोई बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, या कोई प्रोटोजोआ हो सकता है, और उस वजह से आपको दूसरी बीमारी हो जाएगी। वो तो बुखार तो सिम्टम ही है कि आपको कोई बीमारी है, इसलिए आपको बुखार आया है। आप ऐसा नहीं समझते पैरासीटामोल लगते हैं खाने। ये चीज ठीक नहीं है, थोड़ा सा समझिएगा इस चीज को लेकर। ये ऐसी है ना, दिक्कतें हैं दो सर। टाइप के होते हैं। हाँ। एक तो इस प्लेन पैरासीटामोल आती है, हम्म, और एक डाइक्लोफेनेक सोडियम के साथ कॉम्बिनेशन में आती है। जी जैसे एक डायनापाइन टेबलेट आती है, डायनापाइन टेबलेट में पैरासीटामोल भी होता है और डाइक्लोफेनेक सोडियम भी होता है। जी। और एक टेबलेट आती है ऑक्साल्जिन बीपी करके होती है, वो हम्म भी, उसमें भी पैरासीटामोल होता है और डाइक्लोफेनेक सोडियम होता है। 325 और शायद समथिंग 225 समथिंग 275 ऐसा कुछ करके इनका होते हैं, इतनी क्वांटिटी होती है। मतलब आप प्लेन पैरासीटामोल खा सकते हैं, वो भी फीवर हो तो, कि हाँ आप डॉक्टर के पास जाने तक। अगर आप नहीं बर्दाश्त हो रहा है, आपको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर जा रहा है, बिल्कुल। तो उसके लिए आप दवाई भी अवॉइड करो। तो उसके लिए आप पट्टी रखते हैं ना, जैसे कि यहाँ पानी में भिगो के हम्म। टेम्परेचर कम करने के लिए आप वो कर सकते हैं, जी। वो ज़्यादा बेटर रहेगा। हाँ, एटलीस्ट आपको बुखार हो भी तो 101 के आसपास। अब 100 हुआ, तुरंत हुआ, और आपको लगा कि यार गर्म हो गया यार, थोड़ा सा बस दवाई दे दो यार कैसे भी। यार ऐसे थोड़े होता है। मैं आपको आज की जनरेशन की बात बताता हूँ, हम लोग तो 90s किड्स हैं। आज की जनरेशन, मतलब मैं क्लासेस लेता हूँ डेली। अभी अक्टूबर का महीना चल रहा है, ठीक है। मैं मानता हूँ कि अभी भी थोड़ी सी गर्मी है, मैं मान लेता हूँ। या फैन ऑफ होता है या कभी कभी लाइट चली जाती है, 2 मिनट में बच्चे ऐसे बोलते सर बहुत गर्मी लग रहा है, सर नहीं हो रहा, सर मत पढ़ाइए, सर छोड़ दिए सर। मैगी जनरेशन, इन लोग को थोड़ा सा भी बर्दाश्त नहीं होता है कि हाँ 2 मिनट हम रुक जाएं। वो तो पढ़ाइए ही नहीं। अरे क्यों ना पढ़ाऊं? अब मेरे लिए इस टाइम में ही अच्छा रहता है, फैन की आवाज बंद हो जाती है तो मुझे लगता है कि अब शांति हुआ, थोड़ा मैं पढ़ा लूं। नहीं मानते, थोड़ा समझना चाहिए। अगर अभी ये सब नहीं तपेंगे इन सब छोटी छोटी चीजों से, बाद में सोचिए कितनी मुश्किलें होने वाली हैं। तभी तो आप जैसे टीचर मिले हैं, हमें सुधार कुछ हम अच्छे तो ट्रैक पे सुधारने की जाएंगे। पूरी कोशिश करते हैं, मैं तो ऐसा ऐसा पनिशमेंट देता हूँ इन्वेंशन कर करके कि वो लोग सोचते हैं कि अरे
मुस्कुरा मुस्कुरा के मार देते हैं बढ़िया से। शुरुआत में जब ज्वाइन किया था, अभी भी वैसा कर लेते हैं, ऐसा नहीं कि पनिशमेंट हमने कम कर दिया। स्टार्टिंग में कुछ काम हमने दिया कि ये नोट्स कंप्लीट कर लो या कुछ भी, उन्होंने नहीं किया कि सर कॉपी छूट गया, सर ये नहीं हो पाया, कुछ भी एक्सक्यूज। मैं कोई एक्सक्यूज नहीं सुनता, बोले बचपन में बहुत सुने और बहुत बनाए भी एक्सक्यूज। 1 to 7 पीरियड, लास्ट पीरियड तक खड़ा रख देता था। मारना नहीं है, खड़ा रखना, खड़े रहो। एक होता है जब आपने 4 छड़ी मार दिया ना, तो उसके बाद वो भूल जाएंगे, छोड़ो। 7 पीरियड खड़े रख दिए, अगली बार से कभी नहीं भूले। अगली बार से गलती की तो मारे और फिर बोले 7 पीरियड खड़े रहो। अभी पनिशमेंट देने का थोड़ा सा अपग्रेड किया हूँ। कैसे किया हूँ? एक बच्चा कुछ ज्यादा ही, उसको कई दिन से वार्निंग दे रहे थे, नहीं माना, हमने उसको बाहर निकाला और 4 दिन उसको अपने क्लास से सस्पेंड कर दिया हूँ कि 4 दिन मेरे क्लास में नहीं बैठोगे और मैं जो पढ़ाऊंगा रिपीट नहीं होगा। जरूरी है, नहीं तो वो समझते नहीं है। क्राइम्स कैन नॉट बी टॉलरेटेड। हाँ, कुछ चीज़ें ज़रूरी है, दवाई कड़वी होती है। हाँ यार, एक तो एज ए टीचर, मैं ही टीचर नहीं हूँ, कई लोग भी टीचर हैं हमारे साथ काम करते हैं या कहीं ना कहीं पढ़ा ही रहे होंगे। क्या टीचर्स लोग बच्चों का भविष्य बनाने ही तो जा रहे हैं, और बच्चे करेंगे ड्रामेबाजी, क्यों करेंगे? एक तो उनके जैसे लिए काम करने और वही हमारे साथ ड्रामेबाजी करते हैं, हमें बहाना देते रहते हैं, सर ऐसा हो गया सर। पीछे मुड़ के बात क्यों कर रहे थे? पानी मांग रहा था सर, पानी मांग रहा था, ले जाओ उसको बाहर, जाओ बाहर आराम से पानी पीना, 4 दिन सस्पेंड, खत्म। चलिए आगे और बात करते हैं, हेल्थ पर बात करते हैं। जैसे हमने बताया कि जो ट्रॉमा कंडीशन है, जैसे एक्सीडेंटल अचानक केस आ जाता है, ओके, तो एक्सीडेंटल केस तो कभी भी आ सकता है। अभी आप जैसे यहाँ पर हैं, तो हॉस्पिटल में डॉक्टर्स कितने हैं? जैसे इतना कि दिन भर में जो केसेस आएंगे सबको संभालने के लिए तो पूरी टीम है ना। जैसे ओके। एक्चुअली क्या है ना, हमारे यहाँ सीनियर डॉक्टर होते हैं, उसके नीचे हम आरएमओ होते हैं। हम्म मतलब हम जूनियर होते हैं और हमारे ऊपर सीनियर्स होते हैं और उसके ऊपर सीनियर होते हैं जी। जो स्पेशलिस्ट है कि एमडी फिजिशियन सर्जन वगैरह होते हैं। उसके नीचे प्लेन एमबीबीएस होते हैं, हम्म, वो केसेस देखते हैं। उसके नीचे हम होते हैं आरएमओ। ओके। फिर हमारे नीचे नर्सिंग स्टाफ, ये सब होते हैं। फिर पूरी टीम होती है। ओके। हम नहीं भी हैं तब भी केस संभाल रहा है। केस संभाल रहा। कभी आपके साथ ऐसा हुआ हो कि समटाइम्स, ऐसा कभी कभी हुआ होगा, केसेस इतने सारे कभी कभी आ गए एक्सीडेंटल के कि आपको भी बहुत लंबे समय के लिए हॉस्पिटल में रुकना पड़ गया? हाँ, एक बार ये हुआ कि मैं हम्म जब यहाँ पे हमारे यहाँ एक हॉस्पिटल है, सूर्य हॉस्पिटल में वर्किंग करता था मैं। हम्म, तो मैं आईसीयू में था उस टाइम पे। ओके। अब सीन क्या हुआ, उस टाइम पे ईद का टाइम चल रहा था, तो हमारा कुछ हम्म स्टाफ चला गया छुट्टी पे। हम्म और उस टाइम क्या हुआ, सारे सीरियस केस हम्म कंटिन्यूटी में तीन मॉर्निंग 1 बजे से 5 बजे के बीच में सारे केसेस आ गए। और उस दिन मेरी नाइट ड्यूटी ओके। और सारे हेड इंजरी वाले केस। हेड इंजरी मतलब मल्टीपल की, यहाँ हेड इंजरी समझते हैं आप, जैसे कि हेड पे चोट लगी है उसके बाद ब्लीडिंग स्टार्ट होगी। माय गॉड। तो जैसे उसमें क्या होता है, दौरे वगैरह पड़ते रहते हैं हम्म अगर ज़्यादा हो जाता है, उसमें क्लोट जम जाता है ब्रेन में, तो वो सब चीज़ें। तो सारे केस हेड इंजरी। अब उस दिन रात में मेरी आईसीयू में ड्यूटी लगी हुई, तो मैं 3 दिन कंटिन्यू वहीं रहा। माय गॉड। केसेस तो के आईसीयू से सोते बाहर कैसे गए। थे, मतलब 3 दिन जाग के तो नहीं होता होगा? छुट्टियाँ लगती रहती थी बीच में बैठे बैठे। ओके। अब कितना जा सकता है वो। क्योंकि मैं ये तो दो आईसीयू में जाके देखा हूँ, मतलब ऐसा नहीं कि मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा सा मेरा एक आदत रहा, इंटरेस्ट एरिया रहा। ज़्यादातर फिजिकल इंजरी नहीं, लेकिन मेरा रहता है मेंटल एंड साइकोलॉजिकल, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसका मैं काउंसलिंग ज़्यादा करता हूँ। लेकिन समटाइम्स जैसे लास्ट ईयर ही पैरालिसिस का एक केस था हमारे ही घर में, मतलब मेरे घर में नहीं, मेरे रिश्तेदार में किसी का। आपको मैंने बताया था उस टाइम, तो हम हॉस्पिटल में लगभग 1.5 महीना बिताए थे। तो उस 1.5 महीने के बीच में कई सारे केसेस हमने देखे, मॉर्निंग टू इवनिंग हम रहते थे, मॉर्निंग टू नाइट एक्चुअली। सुबह 10 बजे अगर गए, 9:30 10 के आसपास, तो रात को हम 9 9:30 में घर पे आते थे। तो एक तरह से समझिए कि मेरी हॉस्पिटल में ड्यूटी जैसी लगी थी, तो कई बार आईसीयू में जाना आना लगा रहता था। तो हमने वहाँ बहुत सारे गंभीर गंभीर केसेस देखे। तो ट्रीटमेंट मैं थोड़े कर रहा था, ट्रीटमेंट तो डॉक्टर ही करेंगे। मुझे सीखने को भी काफ़ी कुछ मिला।
आपको लाइफ के अगर बहुत सारे लेसन्स लेने हैं ना, आप हॉस्पिटल में आप एक बार आईसीयू में जाके देख लो, ऐसे से एक्सीडेंटल केसेस आते हैं, फिर आपको समझ में आएगा कि आप गाड़ियां रफ क्यों चलाओगे। मैं कल रात की बात बताता हूँ। कल डिनर करने हम बाहर गए थे, मैं और एक स्टूडेंट गया था। तो स्टूडेंट की तो अपनी गाड़ी थी, तो वो भी अपनी गाड़ी से, मैं अपनी गाड़ी से गए थे। तो जब वहां से लौट रहे थे ना, तो एक व्यक्ति को लिफ्ट चाहिए था, ठीक है। तो व्यक्ति आराम से, मतलब मैंने बोला कि ठीक है कुछ दूर तक हम जाएंगे, उसके बाद आप आगे देख लीजिएगा। तो वो बैठ गए मेरे साथ। और बीच में आते वक्त एक ओवर ब्रिज पड़ता है। ओवर ब्रिज का चौड़ाई ज्यादा नहीं है, नियर बाई 40 फीट के आसपास रहा होगा चौड़ाई। आप समझिए कि 2 लेन का रोड था। 2 लेन तो 40 फीट ज्यादा ही होगा, 30 फीट आप समझ लो। 2 लेन का रोड है, ठीक है। एक जाने का एक आने का, बीच में कोई डिवाइडर नहीं है। तो क्या था कि जब मैं जा रहा था तो उससे मेरे आगे एक ट्रक एंटर कर गया था उस ब्रिज पर। तो मैं आराम से अपना गाड़ी 30 से 40 के स्पीड में आराम से ले जा रहा था। तो ट्रक जब जाती है तो आपको पता है कि अगर 2 लेन का रोड है तो थोड़ा सा जगह तो आपको मिल जाएगा। मेरे पीछे जिसको मैंने बैठा था लिफ्ट देने के लिए, उन्होंने तो बोला अरे भैया थोड़ा इधर से निकाल लीजिए ना, आगे निकल जाएंगे। बोले मुझे कोई जल्दी ना है, मैं आराम से बैठा आराम से चलाऊंगा। उसका रीजन था, मैं बोला कि 30 से 40 का स्पीड मेरा है ही, ट्रक की स्पीड 40 है। मैंने उनको बोला कि ट्रक खुद ही 40 की स्पीड में चल रहा है, ओवरटेक करने के लिए मुझे 50 पर जाना पड़ेगा। और 2 लेन के रोड पर हम 50 पर नहीं जाएंगे, क्योंकि देखिए ओवर ब्रिज है, कर्व। अब मेरा ऑब्जर्वेशन थोड़ा सा ठीक है, मतलब बाई गॉड्स ग्रेस ऑब्जर्वेशन मेरा ठीक है। कर्व ट्रक पर मुझे आगे से लाइट आती दिखाई दे रही है, तो मुझे पता है कि दूसरे लेन पर कोई ना कोई गाड़ी आ रही होगी। अगर मैं 50 के स्पीड पर ओवरटेक करूंगा तो क्या होगा, चांसेस है कि आने वाली गाड़ी से टकरा जाऊं, या तो मुझे फिर रुकना ही पड़ेगा। तो मैं क्यों जल्दी करूं, 40 के स्पीड पे तो चल ही रहा हूं ना, कौन सा धीरे चल रहा हूं। ट्रक भी जा रही 40 पर, उससे पीछे मैं हूं, आराम से हम चले। लेकिन नहीं भैया, हाँ, कोई फायदा ही नहीं है। ज्यादा स्पीड चलाने की आदत उन यंग ब्लड को होती होगी, मेरे को कोई जल्दी नहीं है, आराम से ही चलेंगे। आईसीयू में केसेस देखने के बाद शायद आप ये चीजें सीख जाओ। आपको ऐसे ऐसे केस मिलेंगे ना, आप बहुत जल्दी में रहते हो हर चीजों में। ये यंगस्टर्स को कह रहा हूँ जो अभी अभी जस्ट 18-19 आए होंगे। अभी तो कल जाके मैं स्कूल में थोड़ा सा हालत खराब करता हूँ। मेरे स्कूल में मुझे पता लगा 2-3 बच्चे जो 10th क्लास के हैं बाइक से आते हैं। इनको अंदर करता हूँ मैं मोटर व्हीकल्स एक्ट में। क्या समझ के रखा हुआ है, मुझे, मैंने नोटिस नहीं किया था कभी, आज मैंने देखा। और वो अलाउ कैसे हो रहे हैं स्कूल में मुझे नहीं पता। और स्कूल की गेट में एंटर ना होने दूंगा कल सुबह, देखते हैं। तो ये जो केसेस है, आपने, आपको जो मैंने बताया आईसीयू में जो केसेस, आपने भी कई सारे केसेस ऐसे देखे होंगे। कितने खतरनाक केसेस रहते हैं। आप जरा कुछ एडवाइस कर दीजिए यंग जनरेशन को कि क्या नहीं करना चाहिए, प्लीज बताइए। मैं खुद भी डरता हूँ कि हाँ, मैं कभी इतनी स्पीड से बाइक वगैरह ना चलाऊँ, क्योंकि मैंने इतने ट्रॉमा फेस देखे हैं। किसी का हाथ नहीं है, किसी का उसके बाद पैर नहीं है, किसी का कोई बॉडी का पार्ट नहीं है। मतलब कभी किसी को लगे ना कि हाँ, उसे हवा से बात करनी है, तो एक बार ही आके कुछ नहीं करना है, इमरजेंसी में आके बैठ, जब पता लग जाएगा कि लाइफ क्या है, उसके लिए क्या लाइफ है। और जो वो ठुक के आ रहे हैं, जो ओवर स्पीडिंग करके या सब चीज ओवर ये ड्रिंक वगैरह करके गाड़ियाँ चलाते हैं, जी। जो ठुक आ रहे हैं, उनसे पता लगा, वो दिखेंगे वहाँ पर, तो फिर वो अपने आप ही सुधर जाएंगे कि हाँ, लाइफ की अहमियत है। आपके लिए जी। नहीं है, आपके घर के लिए तो है यार, किसी के तो घर का चिराग है। हम्म। लोग आपको एक चीज दिखाता हूँ मैं। जितनी हाँ बोलिए 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 सर। मतलब लोगों को पता है कि हाँ, इसका क्या है साइड इफेक्ट, कितना गंदा हम्म। होगा इसका, पर फिर भी उसे यूज करता है लोग कि हाँ, अगर ओवर स्पीड दिखाना है, थोड़ा हीरो बनना है। पता नहीं क्यों, कितनी जल्दी है जाने की भाई। और क्या ऐसा करना है यूं सर। कहें, क्या हम यूं कह सकते हैं कि आपको बहुत जल्दी है ऊपर जाने की। यार क्यों ऐसा कर रहे हो। आपको एक चीज दिखाता हूँ, ये मेरा अंगूठा आप देख रहे हैं, आप देखे ही होंगे। देखो, अंगूठा देख रहे हैं, ये अंगूठा मेरा टूटा हुआ है, ध्यान से देखिएगा। ये जो अंगूठा है, ये इधर पूरा से पीछे फ्रेंड। नहीं जाता है, यहाँ पर ये टूटा हुआ है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक बार चोट लग गया था मुझे, ठीक है। गिरने से चोट लग गया था काफी तेज। आप सोचो, साइकिल चलाते हुए गिरा था मैं। जब मैं साइकिल चला रहा था तब मैं गिरा था, साइकिल चलाने से गिरा। एक्सीडेंटल के बारे में बता रहा हूँ। 3 महीने तक मैं इस हाथ से पेन नहीं पकड़ पाया था। मेरा ग्रेजुएशन इस वजह से लेट हुआ, 1 साल और लेट हुआ
ऐसे तो बहुत लेट हुआ ही। 3 महीने तक पेन नहीं पकड़ पाया। 3 महीने बाद पेन पकड़ना शुरू किया जब, तो मेरी राइटिंग बनी ही नहीं थी। मुझे लगभग पूरे साल लगे थे राइटिंग को ठीक लाने में, और आज भी मेरी राइटिंग पहले जैसी नहीं है जैसे पहले जैसी सुंदर थी। आज भी है, प्रैक्टिस की वजह से कुछ हद तक ठीक ठीक लिख रहा हूँ, क्लियर लिख रहा हूँ, लेकिन पहले जैसी सुंदरता नहीं है। अब पहले सोचो जैसा कि कभी आया है। मेरा अंगूठा अलग नहीं हुआ है, ध्यान से समझिएगा, हाँ, टूटा ही है। सिर्फ यहाँ पर ठीक शेप में नहीं है, इस जगह से खिसक गया है, बस इतना हुआ है। और इसका असर देखिए कहाँ क्या हो रहा है। आप सोचो कि जिसके हाथ और पैर नहीं होता एक्सीडेंट के बाद, उनका क्या होता होगा, कैसे वो लाइफ जीते हैं। आपको तो लगता है कि मतलब आपको कहीं ना कहीं भ्रम है ना कि गाड़ी अगर मैं तेज चलाऊंगा तो मुझे कुछ नहीं होता है, होता तो दूसरों को है ना। जैसे मन के अंदर भ्रम बसा हुआ है कि मृत्यु तो दूसरों की होती है, हमारी थोड़े होती है। हमारे थोड़े होते हैं। ये सेंस नहीं कर पाती। थोड़ा सा केयरफुल होना चाहिए। इसको ये नहीं कहते तू तो डरता है यार, तेरे को डर लगता है गाड़ी तेज चलाना। हाँ लगता है, अगर इसको डर ही कह रहे हो तो लगता है, लेकिन मैं केयरफुल हूँ, ये समझने वाली बात है। मैं भी भैया के साथ जाता हूँ, हम लोग बहुत आराम से चलते हैं गाड़ी से। हम दोनों डिस्कस करते हैं कि ट्रक जा रहा है, ट्रक के पीछे रहेंगे सेफ रहेंगे, ओवरटेक करेंगे तो सामने से गाड़ी आ सकता है। आप सोचिए ना, कभी कभी आप ट्रक के पीछे रहिएगा ना, आप ज्यादा सेफ है, क्योंकि आने वाली गाड़ी आपको कुछ नहीं कर पाएगी, है कि नहीं। सही बात है। जी। तो जैसे मैंने केसेस की बात की, 2016 से आप ये वर्क कर रहे हैं कॉन्टिन्यूसली, आप अपने ड्यूटी में बिल्कुल लगे हुए हैं। वैक्सीनेशन आपने लिया 2021 का, ये डबल दोनों डोज तो आपने ले लिया होगा, है ना, 20 दिन 21 दिन जो भी था। लेकिन उससे सच पहले है हम भी मतलब, स्टार्ट हुआ था। अच्छा आपसे, हाँ क्योंकि डॉक्टर्स को पहले लगा रहे थे कि भाई देखो हॉस्पिटल में आ रहे हो, सबसे पहले लगवा लो। बढ़िया। और आपको मेरे से कोई सवाल करना है? सवाल तो बहुत है बट टाइम के लिए हुआ है। पूछ सकते हैं, 10 मिनट अगर आपके पास है, 10 मिनट पूछिए। वही ट्रॉमा आप उससे कैसे रिकवर कर रहे हैं। आप अपने रिलेशनशिप का, मैंने सुना था आप अपने रिलेशनशिप में थे। जी जी। हालांकि ये यहाँ पूछना नहीं चाह रहा हूँ बट आप तो पूछ सकते हो। जी जी। अ, जैसा कि आपको पता है कि मैं बताया था कि एग्जाम से 5 दिन पहले वो आखिरी ही बात थी। मैं इसके लिए उनको कभी दोष नहीं दूंगा, ना ही कभी देता हूँ, देने की जरूरत भी नहीं, कभी नहीं। क्योंकि चीजें समझनी पड़ेंगी आपको, मतलब ऐसा नहीं होता कि किसी की गलती होती है, ऐसा नहीं होता। कभी कभी सिचुएशन ही ऐसा होता है ना जब आप कुछ नहीं कर पाते, और मैं ये चीजों को समझता हूँ। तो ठीक है, हो गया। लेकिन हाँ, एग्जाम से 5 दिन पहले होना बहुत बड़ा झटका था मेरे लिए, क्योंकि उस दिन मुझे याद है आखिरी बात मेरी रात को 8 साढ़े 8 बजे के आसपास आसपास हुई थी। मेरी मम्मी को ही पता था ये चीज़। बात खत्म होने के बाद मम्मी मुझे यही बोली कि बेटा कोई बात नहीं, क्या करोगे, कुछ चीज़ें किस्मत में नहीं होती। मम्मी ने मेरे को समझाई, ये बोली कि मतलब ध्यान रखो, शांत हो जाओ, होता है। लेकिन उस रात मुझे पता था कि क्योंकि 5 दिन बाद मेरा एग्ज़ाम है, तो मैंने डिसाइड यही किया कि अगर मुझे परेशान होना है या किसी वजह से अगर मुझे रोना भी है अगर अकेले, तो मैं एग्ज़ाम बाद होऊंगा, अभी नहीं। उस रात में 8:30 बजे, मैंने बोला 8:30 बजे ऐसा हुआ, मैं रात को 1:30 बजे तक पढ़ा था। और मैं बाकी 4 दिन भी अच्छे से पढ़ा, दिन भर, मतलब 14-15 घंटे की सीटिंग दिया था मैं। 28 को गए मस्त एग्जाम देने। आपको पता ही है कि एग्जाम मेरा बहुत शानदार हुआ। आज भी मैं कहूँगा कि मेरी तैयारी बहुत शानदार थी, बहुत मस्त तैयारी थी, कोई खराब तैयारी नहीं थी। आखिरी का 1 या 2 मिनट की वजह से 0.17 मार्क्स से रह गए क्वालिफाइंग पेपर में, बस इतना हुआ। थोड़ा बैड बैड लक बोल सकते हैं। बैड लक हम कह सकते हैं। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है यूनिवर्स साजिश करती है मेरे लिए। आपको पता है पुराने कई सालों से फेलियर 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 कंटिन्यू दी हुई है।
तो पता नहीं भाई क्या रीजन है, ऐसा क्या मुझसे क्या करवाना चाहती है नेचर, या यूनिवर्स क्या कराना चाहती है, या गॉड क्या कराना चाहते हैं कि भाई तुम्हें तो मैं कुछ कराने वाला हूँ, वेट करो वेट करो, शायद। कुछ इस पे तो कुछ इस पे तो रखा है आपके लिए। पता नहीं क्या रखे हैं। तो 28 की शाम, जैसे मैंने बताया था पिछले बार, कैलकुलेट किया, पता लगा नहीं हुआ। तो याद है, मतलब जो रिलेशनशिप खोने का दुख था, पेंडिंग रखे थे कि एग्जाम बाद, ये दोनों दुख मर्ज हो गया था एक्चुअल। उनका हुआ। ठीक है, ये दोनों दुख एक्चुअल में मर्ज हो गया। बट फिर भी आपको पता ही है कि आपको लाइफ में बहुत सारी चीज़ें फिर एक्सेप्ट करनी पड़ती हैं। तुरंत नहीं, 3 4 दिन 5 दिन, काफ़ी दिन तक ये चीज़ें हॉन्ट की, क्योंकि आपकी लाइफ से दो चीज़ें छूट गई जो इस जन्म में पॉसिबल ही नहीं है आपको प्राप्त होना। एक लास्ट अटेम्प्ट यूपीएससी, और एक जो रिलेशनशिप है वो छूट गया। मैं आगे नहीं बताऊंगा कि आगे क्या हुआ कैसे हुआ, मैं बस इतना कहूंगा कि आपको इस लाइफ में एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि वो दोनों चीज़ें आपके लाइफ में नहीं है। क्या हुआ मुझे नहीं पता, और पता है लेकिन मैं बताना नहीं चाहूंगा। कुछ चीज़ें पर्सनल ही थैंक यू। ठीक है। थैंक यू, आपने इतना बताया तो। थैंक यू थैंक यू। तो बाकी ठीक मैं है, अपने उसके बाद सारे फिर हम, एक्सपीरियंस पे इतना बोलना चाहूँ जी, और रही बात ट्रॉमा कि केसेस, जी बताइए। जो है ना, मेरे को दो तीन निकलना है, तो मैं बता रहा हूँ कुछ कि हाँ, हाँ बताइए। मैं सारे एक्सपीरियंस पे यही बोलना चाहूँगा कि हाँ भाई, आप लोगों के पास बहुत अच्छा टाइम है, उसे सही से यूटिलाइज करें। और जो कंटेंट आपको मिल रहा है, क्योंकि एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको वो सब चीज़ें मिल रही है जो आपको बार बार कहीं भागना नहीं चाहिए। सब वहीं पे है। और मैं वर्किंग प्रोफेशनल होने के बाद भी टाइम निकाल रहा हूँ अपने इसके लिए कि हाँ, मेरे को अपना गोल अचीव करना है, मेरे को कुछ जी बेटर करना है। तो आपके पास बहुत अच्छा टाइम है। आप मेरे से ज़्यादा टाइम दे सकते हैं अपने लिए। जी। और जल्दी से जल्दी आप एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ सक्सेस हो सकते हैं। मुझे लगता है कि टाइम लगेगा, तो मैं धीरे 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 कर रहा हूँ। और आपके पास अगर मैं 7 8 घंटे मैं निकाल सकता हूँ, तो आप तो 12 13 घंटे निकाल सकते हैं आराम से। बिल्कुल। तो मैं सबके लिए यही विश करूँगा कि जितना जल्दी हो आप सब सक्सेसफुल हो। जी। और बाकी नवदीप भैया भी। मैं तो एनी टाइम हूँ, 24/7, फ्री ऑफ कॉस्ट, यही हूँ। सिलेक्शन बाद पैसा दे देना। वो ऐसे आफ्टर सेट। मैं ये कहना चाहता था, एक मिनट सर, सॉरी, मैं ये कहना चाहता था कि जैसे आप फिजिकल ट्रॉमा को देखते हैं, तो वैसे ही मैं भी काउंसलिंग करते रहता हूँ मेंटल या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को। जो डिप्रेशन में हो तो उनको काउंसल करता हूँ, रिकवर करता हूँ, और दे आर रिकवरिंग वेरी वेल। तो ठीक है, ये सब हमारे ग्रुप में बहुत सारे वर्क ऐसे होते रहते हैं, मैं ही नहीं और भी लोग हैं हमारे ग्रुप में, कुछ ना कुछ अच्छा करते हैं अपने लेवल पर जो भी कर रहे हैं। तो नॉट ओनली कि केवल स्टडी की बात या सिविल सर्विस की बात हो रही है, हम सब छोटे से बड़े किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अपने ग्रुप में कैसे भी निकालने की कोशिश करते हैं। एंड सोशल वर्क तो कर ही रहे हैं, जैसे ये डॉक्टर के प्रोफेशन में है, और भी लोग कुछ ना कुछ अपने लेवल पर कहीं ना कहीं करते रहते हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो जैसे कि दिनेश सर को जाना है अभी हॉस्पिटल, तो हम इनसे अब आज्ञा चाहेंगे। तो सर फिर मिलेंगे आपसे बहुत जल्द, पॉसिबली कि थैंक यू सर। आपका सिलेक्शन के बाद ही हम सीधा इंटरव्यू करें। ऐसे बीच में भी करेंगे ऐसा नहीं, लेकिन सिलेक्शन के बाद करेंगे तो एक अलग उत्साह होगा, मजा आएगा। ठीक है सर, एक गुड शायरी नाइट। थी कि शब मंजिल खैर। मंजिल मिले ना मिले ये मुकद्दर की बात है। हम्म, अब हम कोशिश भी ना करें तो गलत बात है। गलत बात है, करेक्ट। ठीक है सर, जय हिंद, मिलते हैं फिर। थैंक यू सर। सर, थैंक यू।